सभागार में विराजित हिंदी के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर सूर्य प्रकाश प्रसाद दीक्षित साहब की ओर, जिनका आगमन हमारे लिए सौभाग्य का बायस है। मैं संक्षिप्त में आपका परिचय भी कराना चाहती हूँ। बीज वक्तव्य से पूर्व डॉक्टर सूर्य प्रकाश दीक्षित बन्नावा रायबरेली उत्तर प्रदेश में जन्मे। डॉक्टर सूर्य प्रकाश दीक्षित साहब लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही आप पत्रकारिता और जनसंचार विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं। लखनऊ, प्रयागराज, सागर, बड़ौदा, उज्जैन, गोवा, कोचीन, वर्धा और दिल्ली विश्वविद्यालय में आप अतिथि प्रोफेसर भी रहे हैं। छायावादी गद्य में पीएचडी और साथ ही सौंदर्य शास्त्र में डीलिट, व्यावहारिक सौंदर्य शास्त्र में डीलिट। आप श्री ने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान पाने का गौरव हासिल किया है। दीनदयाल उपाध्याय सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। साहित्य वाचस्पति इंटरनेशनल मैन ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज से और डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड सम्मान आपको अमेरिकन इंस्टीट्यूट से प्राप्त हुए हैं। इनसे विभूषित ऐसी सज्जन विभूति हमारे बीज वक्तव्य के लिए यहाँ पधारी हैं। मैं श्री अरविंद हिंदी और विकसित भारत इस विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी के प्रारंभ में बीज वक्तव्य हेतु दीक्षित साहब को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम की संयोजिका आदरणीय संध्या जी, मंच पर विराजमान आदरणीय अपर्णा जी, आदरणीय मिश्र जी, डॉक्टर शकुंतला जी और सभागार में विराजमान आप सब देवी और सज्जनों, बड़ा ही विचारोत्तेजक और ज्ञानवर्धक वक्तव्य संध्या जी ने दिया। प्रस्तावना बहुत अच्छे ढंग से रखी गई और कुल मिलाकर जिस विषय पर, जिस समस्या पर केंद्रित होकर यह संगोष्ठी आयोजित की जा रही है वो सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान युग में महर्षि अरविंद और उनके दर्शन की प्रासंगिकता, उनका प्रदेय, पूरे विश्व को उनका संदेश, उसके साथ साथ हिंदी भाषा, उसका वर्तमान और भविष्य, यहाँ तक कि उसका अतीत गौरव, उसकी व्याप्ति और विकसित भारत जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी महत्वाकांक्षा है, जिसका संदेश जन जन तक पहुँचना चाहिए। तो कहने को एक गोष्ठी है लेकिन इसमें तीन विषय हैं। ये तीनों एक अंतर संबंधी सूत्र से गूंथे भी जा सकते हैं और पृथक रूप से भी विचार किया जा सकता है। एक एक विषय पर विचार किया जाए तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन ना काफ़ी है। लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा रही है और वो रही है सूत्र की परंपरा। महर्षि पाणिनि ने इतने बड़े व्याकरण को 14 सूत्रों में गूंथ दिया था, माहेश्वर सूत्र लिख करके। तो विद्वानों की एक खूबी होती है कि जब चाहते हैं तब वो अणु यानी सूत्र का भाष्य बना लेते हैं और जब चाहते हैं भाष्य का सूत्र कर लेते हैं। तो हमें सूत्र शैली का प्रयोग करना पड़ेगा। कहावत है कि समझदार को इशारा बहुत होता है और निश्चित रूप से आप सब समझदार हैं। सबसे पहले महर्षि अरविंद भारतीय चैतन्य के मूर्तिमान स्वरूप, पश्चिम अपने जिस चिंतन पर इधर पिछली शताब्दियों पर गर्व कर रहा था उसको धराशायी करने वाले और ये बताने वाले कि अभी भी हमारे यहाँ वैश्विक मूर्धा अपने शिखर पर है, अभी भी उसकी समतुल्यता नहीं है दर्शन के स्तर पर, सामाजिक चिंतन के स्तर पर और ज्ञान विज्ञान की विभिन्न सरणियों में। तो महर्षि अरविंद का आविर्भाव वस्तुतः भारतीय चेतना के पुनरुत्थान का संदेश देता है। उन्होंने जिस विकासवादी अवधारणा को नए सिरे से प्रस्तुत किया और भौतिक जीवन का जो आध्यात्मिकरण स्वयं करके दिखाया वो सचमुच अनुकरणीय है। अब सब जानते हैं लगभग 15 वर्षों तक मैनचेस्टर में, लंदन में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों का अध्ययन किया, सिविल सर्विसेज में सफलता प्राप्त की। भारत लौटकर उस समय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया था, तो उससे प्रेरित होना प्रत्येक चिंतनशील व्यक्ति के लिए लगभग अवश्यंभावी था। तो क्रांति आंदोलन से जुड़े
कारावास की यातनाएं झेली, लेकिन तभी उनको एक आत्मबोध हुआ कि ये भौतिक आंदोलन, ये बाह्य क्रांति, यह समग्र समस्याओं का समाधान नहीं है। आवश्यकता एक अंतः क्रांति की है, और वह अंतः क्रांति व्यक्ति को जब अतिक्रांत कर देती है तो एक नए दिव्य चैत्य पुरुष का जन्म होता है। वो दिव्य चैत्य पुरुष कहाँ से प्राप्त होगा? उस महाचित का संदर्शन कब होगा? हम भूमा के सत्य को कब पहचानेंगे? अपनी अल्पता से, अपनी संकीर्णता से, अपनी सीमाओं से कब मुक्त होंगे? और उस दिव्य चेतना के स्तर पर, जिसको सुपरामेंटल स्टेज कहा गया है, उस स्तर पर कैसे पहुंच सकते हैं? उसके बिना आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी आती है जाती है, कुछ सुधार, कुछ विकास होता है नहीं होता है, ये नगण्य हो जाता है उस सबके सामने। तो यह संदेश उनके अंतर मन में जब जागृत हुआ, और फिर पांडवी जाकर वहाँ उन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की, उषा नगरी में रहते हुए। एक और यौगिक साधना, स्वागत है टंडन जी, दूसरी ओर काव्य सृजन, साहित्य की साधना, और तीसरी ओर आश्रमबद्ध जीवन पद्धति का संचालन। ये त्रिकोणात्मक विकास उनके माध्यम से दिखाई देता है। उस बीच में उन्होंने सरकारी सेवा यानी राजकीय भौतिक भोग का भी अनुभव किया। जीवन का सुख और जीवन के सत्य को चरितार्थ करने के लिए या आत्मसात करने के लिए वो अनुभव भी जरूरी है। बड़ौदा राज्य में कई वर्षों तक वे अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे और सत्ता की सेवा की सीमाओं को, संभावनाओं को पूरी तरह से खंगाल करके स्वयं अनुभव सिद्ध उसका परीक्षण करते हुए फिर उसे त्यागपत्र देते हैं और जैसा मैंने कहा कि वो क्रांति आंदोलन से जुड़ जाते हैं। बाद में संन्यास लेकर 1910 में पांडिचेरी से अपना आश्रम शुरू करते हैं। पहले उनके लेखन की चर्चा कर ली जाए। बहुत सारे ग्रंथ महर्षि अरविंद ने लिखे हैं जो मूलतः साहित्य से केंद्रित हैं और कुछ दर्शन से केंद्रित हैं। एक शब्द में कह सकते हैं कि वो साहित्याध्यात्म के लेखक हैं, जहाँ दर्शन को साहित्य की परिणति दे दी जाती है और साहित्य दर्शन के स्तर पर पहुँच जाता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है लाइफ डिवाइन, दिव्य जीवन। जीवन को लेकर दो प्रकार की दृष्टियाँ बराबर हर धर्म में, हर दर्शन में, हर संप्रदाय में कारगर रही हैं। कुछ मानते हैं कि संसार मिथ्या है, नश्वर है और ये सब माया है। इस माया से उबरना ही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि। बहुत पहले ब्रह्मसूत्र में सिद्धांत दिया गया था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। महर्षि अरविंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साहसपूर्वक कहा कि ब्रह्म तो सत्य है ही, लेकिन जगत भी मिथ्या नहीं है। जब ये जगत उसी ब्रह्म की प्रतिकृति है, उसकी प्रतिछाया है, उसी का प्रतिफलन है, तो असत्य कैसे हो सकता है? इसलिए जगत को शून्यवादी, मिथ्यावादी दर्शनों से उबारते हुए उन्होंने एक विशेष प्रकार का रचनात्मक, विधेयात्मक विश्वास मन के भीतर भरा। जब तक हम कहते रहेंगे जीवन मर्त है और नश्वर है और पाप का घट है और मनुष्य पाप पुंज है, तो निश्चय ही ध्यायताम विषयाम पुरुषाम संगः तेषाम जायते। जैसा ध्यान करेंगे वैसा हो भी जाएंगे, वो पाप हमारे भीतर बस जाएगा। इसलिए हमें ये सोचना होगा कि हम भी ब्रह्म हैं। और ये व्यवस्था भी हमारे वेदों में की गई थी, जब कहा गया था हम ब्रह्मास्मि शिवो हम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो दरअसल ये जीव वो जगत उसी ब्रह्म की ही तो सृष्टि है और ब्रह्म का प्रतिफलन, उसकी प्रतिछाया विभिन्न रूपों में होती है। इस बात पर हमें विश्वास करना होगा। दूसरी उनकी स्थापना है अतिमानस की। मनुष्य के जीवन को विभिन्न कोणों में और कोशों में बांटा गया है। उसमें पंचकोश की रचना, तो उसका समर्थन कई संप्रदायों ने किया है। हमारे जीवन का आरंभ अन्नमय कोश से होता है। अन्न का तात्पर्य है अतना, माने जिसके बिना काम न चले। ये प्राण, ये शरीर अन्नजीवी है, अन्न से ज़्यादा पोषित है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है और उसी से जीवन प्राप्त होता है। दूसरा कोश जब इसके ऊपर उठते हैं तो वो मनोमय कोश होता है, उसके ऊपर प्राणमय कोश होता है, उसके ऊपर विज्ञानमय कोश होता है और जब सर्वोपर पहुंच जाते हैं तो वो आनंदमय कोश होता है। तो किस तरह स्थूल से सूक्ष्म बना जाता है, किस तरह शून्य से विराट तक पहुंचा जा सकता है,
उस बृहद जीवन दर्शन को उन्होंने अतिमानस के माध्यम से स्थापित किया। और पश्चिम के जो विकासवादी विचारक थे, ये विकासवाद का सिद्धांत पहले पहले उन्हीं का नहीं है, इसका सर्वाधिक श्रेय पहले डार्विन को दिया गया था। डार्विन की थ्योरी थी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मनुष्य का जो विकास हुआ है वो वन्य जातियों से और ख़ासतौर से लंगूर, गोरिल्ला इत्यादि बानर वंशी जातियों से विकसित होता होता मनुष्य इस स्तर तक पहुंचा है। और उसको सोशियोलॉजिकल लेवल पर, एंथ्रोपोलॉजिकल लेवल पर, एनाटॉमी के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। कभी ये पाषाण युग था, फिर प्रस्तर युग हुआ, फिर अणु युग हुआ। हमारे यहाँ पुराख्यानों का क्रम भी लगभग इसी से मिलता जुलता है। ये जो चातुर युग की कल्पना की गई है या स्थापना की गई है, उसमें हम मानते हैं कि सबसे पहले ये पूरा ब्रह्मांड, इसमें जो विभिन्न प्रकार के अवतार हुए हैं, दशावतारों में मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वाराहावतार, वामनावतार, इनके भीतर भी आपको एक विकासक क्रम दिखाई देता है। जल प्रलय या महाप्रलय के बाद जब पहली बार सृष्टि होती है तो उस सृष्टि में चारों तरफ जल ही जल, एक तत्व की ही प्रधानता, जिसको ओघ कहते हैं, प्रलय, ओघ यानी जलौघ यानी जल प्रलय। तो जल प्रलय में और कोई चीज़ नहीं बचती है, जीवों में केवल एक तत्व है, वो है मत्स्य, मछली। तो पहले मत्स्यावतार होता है। फिर धीरे धीरे जब भूखंड प्रकट होने लगता है, वनस्पति जगत प्रकट होता है, तो एक ऐसा जीव कारगर हो जाता है, चलने में, रहने में, जीने में सफल होता है, जो जल और थल दोनों में रह लेता है, और वो है कूर्म, माने कछुआ। धीरे धीरे और स्थिति आती है तो फिर वराह का जन्म होता है, वराहावतार होता है, जो विचरण कर सकता है, चल सकता है और वनस्पतियों का सेवन करके अपना उदर पोषण कर सकता है। तो आप देखें उसी क्रम में मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराहावतार, फिर हेलोमैन की उत्पत्ति होती है, वही वामनावतार, लघु मानव। और वामनावतार के बाद एक ऐसा प्राणी पैदा होता है जो पशु भी है और मनुष्य भी है, नृसिंहावतार। और तब धीरे धीरे आपको इन सारे अवतारों का स्वरूप प्रकट होता है। तो पौराणिक मान्यता भी बहुत कुछ उसी के अनुसार, एक कालक्रम उसके भीतर भी है और एक कालक्रम डार्विन के भीतर भी है। लेकिन इन दोनों से और आगे जाते हुए महर्षि अरविंद ने चेतना का विकास बताया है। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं, शारीरिक विकास तो विज्ञान बता रहा है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उससे परे जो कुछ है, देह से परे चैतन्य के रूप में। तो धीरे धीरे उसका मानसिक विकास जो होता है वो व्यष्टि से समष्टि की ओर जाता है, वो परिवार की ओर जाता है। वो पहले अपने गांव, अपने क्षेत्र तक सीमित रहता है, फिर विश्व नागरिक बनता है, विश्व बंधुत्व की कामना करता है और ब्रह्मांड की कल्पना करने लगता है। तो एक छोटे से परिवार में पैदा होने के बाद वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना कर लेना, ये मानसिक चेतना के विकास है, उस स्तर पर पहुंचता है। और ये जीवात्मा, अंतरात्मा उन सबसे अभिन्न होकर प्राण के स्तर पर जड़ शरीर से परे हो जाती है। तो जड़ता से चैतन्य की ओर कैसे जाया जा सकता है, यही अरविंद का अंतश्चेतनावाद है और यही उनका विकासवाद है। जहाँ वे डार्विन को भी और हर्बर्ट स्पेंसर इत्यादि जो विकासवादी विचारक रहे हैं, जो सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं, उनका अतिक्रमण कर जाते हैं। तो दिव्य जीवन में वे कल्पना कर रहे हैं या कि कामना कर रहे हैं कि वो दिन कब होगा जब मनुष्य लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, विग्रह से, जो पंचविकार कहे गए हैं और विभिन्न प्रकार के कुप्रवृत्तियों का नाम जिन्हें दिया गया है, जो अमानवीय हैं, जो पाशव धर्म है, उस पशुवृत्ति से हम कब कैसे उठेंगे, ब्रूटल लाइफ से ह्यूमन लाइफ की ओर कब और कैसे पहुँचेंगे, वे परिस्थितियाँ कैसी होंगी। क्योंकि जैसी बाह्य परिस्थितियाँ होती हैं वैसे ही हमारी मनस्थितियाँ बन जाती। दोनों में नेचर है, एक एक्सट्रोवर्ट नेचर है, एक इंट्रोवर्ट नेचर है। इंट्रोवर्ट नेचर हमारा एक्सट्रोवर्ट नेचर बनाता है। जैसी प्रकृति होती, जैसा परिवेश होता है, वैसा ही हमारा मनोभाव बन जाता है। तो समस्त प्रकृति कैसे बनेगी, पर्यावरण कैसे सुधरेगा, प्रदूषण कैसे दूर होगा, ये भौतिक आपाधापी कब खत्म होगी, मनुष्य अपने में तृप्ति का अनुभव कब करेगा, संतोष धन कब प्राप्त होगा, और एक सुपरमैन, एक परफेक्ट मैन की हमारी इच्छा कब पूरी होगी। महर्षि अरविंद उसकी कल्पना करते हुए कहते हैं।
हमारे यहाँ मनुष्य से भिन्न अलग अलग प्राणियों की कल्पना कई लोगों ने की है, पश्चिम में भी की गई है, वहाँ भी सुपरमैन की कल्पना है। लेकिन वो सुपरमैन एक तरह से अतिमानव का काम करता है, वो बहुत कुछ हो, स्पाइडरमैन बन जाता है, जादुई व्यक्ति बन जाता है, तमाम तरह की चमत्कार दिखाने वाला हो जाता है। हमारा स्पाइडरमैन नहीं है, हमारा सुपरमैन ये अपने शरीर के भीतर रहते हुए कुछ अधिचेतना के स्तर पर पहुंचने वाला। तो अधिचेतना माने सुपरमैन, जहां सामान्य व्यक्ति मैन नहीं पहुंच पाता है, उस स्तर पर पहुंचकर तो वनुमानुष से उठता हुआ यह व्यक्ति कब सुपरमैन बनेगा और कैसी किन स्थितियों में बनेगा, सर्वसाधारण के भीतर उसका विकास कब होगा। पहले पहले सुपरमैन का यह जो ऊर्जा संचार है, अरविंद कहते हैं कि यह अति चेतना प्राणी में विशिष्ट व्यक्तियों में ही होता है, योगियों में होता है। पर योग जनों के बाद वो जन सम्मान सामान्य तक कैसे संप्रेषित होगा, संचरित होगा, उसकी वो प्रविधि बताते हैं। और इस तरह विकास की जो पराकाष्ठा है मानवीय सभ्यता की, उसकी ओर ले जाते हैं। उनकी यही दृढ़ मान्यता रही है कि विकास की इस प्रक्रिया में आध्यात्मिकरण अनिवार्य परिणति है। अभी हम भौतिकता के दौर से गुजर रहे हैं, सब भूखे प्यासे हैं, हाय पैसा, पद और अर्थ। तो जिसको मेटेरियलिज्म कहते हैं, भौतिकतावाद कहते हैं, उसी को तोड़ लीजिए, पद और अर्थ यानी पदार्थ, पदार्थ माने मैटर, वो मेटेरियलिज्म, वो भौतिकता हमको त्रस्त किए हुए है, अभी तृप्त नहीं हो पाए। कारण उसका यह है कि हजारों वर्षों की गुर्बत से निकले हुए हैं, बड़ी गरीबी झेली है इस देश ने, इस समाज ने। अभी वही जीवन का मान और मूल्य बना हुआ है, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते, वही बड़ा आदमी है। तो उस बड़प्पन की लालसा में अर्थ और अनर्थ, अर्थ के साथ ही अनर्थ जुड़ा रहता है, और जिसमें अर्थ नहीं है वो व्यर्थ हो जाता है, बिना अर्थ के हो जाता है। तो इस अर्थ मोह से कब कैसे मुक्त होंगे और कब परमार्थ तक पहुंचेंगे। चाणक्य के अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स नहीं है, वो परमार्थ की चेतना है। अर्थ का तात्पर्य है परम लक्ष्य, परम मंतव्य, परम ध्येय। तो जीवन के उस परम ध्येय तक कब कैसे पहुंचेंगे, इसका एकमात्र रास्ता उन्होंने बताया है, वो है अध्यात्म। अध्यात्म ने आत्मा के निकट जब पहुंच जाते हैं तो सदसद विवेक पैदा हो जाता है, अच्छे बुरे का न्याय पैदा हो जाता है, और वही मानवता है। उसी का संदेश भारतीय संस्कृति में दिया गया है। मूल सूत्र है मनुर्भव, माने मनुष्य बन जाओ, देवता नहीं बनना है हमें, केवल मनुष्य ही बन जाए तो उसके भीतर सर्वस्व का समाहार है। तो इस सारे चेतन को हमारे यहाँ अरविंद दर्शन कहा गया है, अरविंदवाद कहा गया है, अंतःचेतनावाद कहा गया है, विकासवाद कहा गया है। इसका गहरा प्रभाव हमारे हिंदी कवियों पर पड़ा, जिसमें सर्वोपरि सर्वप्रथम उल्लेखनीय है सुमित्रा नंदन पद। उनका तो जितना उत्तरवर्ती काव्य है, गिनती की 22 कृतियाँ, काव्य कृतियाँ अरविंदमय हो गई हैं। इस तरह हो गई कि अरविंद दर्शन को हिंदी समाज, हिंदी जगत तत्काल पचा नहीं पाया। एक तो दर्शन यूँ भी जटिल होता है, दूसरे उदात्तीकरण की यह जटिल प्रक्रिया आर्य के वश की नहीं है। उस लेवल पर पहुंचने के लिए पहले मस्तिष्क तैयार होना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि पंत जी छायावादी कवि थे, सुकुमार कल्पनाओं के राजकुमार कहे जाते थे, बड़े प्रकृति प्रेमी, बड़े कमनीय कमनीय, कोमल कोमल, और ऐसा कोमल कांत कवि एकदम से दर्शन की इस पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, ये लोगों को सहज स्वीकार्य नहीं लगा। बहुत दिनों तक उनकी उपेक्षा भी इस बात की हुई, लेकिन वे निरंतर अपने जीवन के 48 वर्ष अरविंद दर्शन से ही जुड़े रहे। उनका इसके अतिरिक्त कुछ नहीं लिखूंगा। लोकायतन महाकाव्य आया, यही दिल्ली की एक गोष्ठी का मुझे ध्यान आ रहा है, उसमें एक समीक्षक, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, बड़ा नाम है, पद जी की इस रचना का मूल्यांकन करते हुए बोले कि उसको मैंने देखा है लेकिन पढ़ा नहीं है और मैं नहीं पढ़ूंगा। जैसे कोई गुनाह किया हो उन्होंने लोकायतन लिखकर। उन्हें लगा कि हमारी जो युग धारा चल रही है उसमें अवरोध पैदा कर दिया है पद जी ने, पद जी जैसे महाकवि ने। तो ऐसी उपेक्षा भी की, लेकिन निरंतर वे लिखते रहे
किस तरह पाशववृत्ति से हम मुक्त होंगे, मानवता के चैतन्य धाम तक कैसे पहुँचेंगे, हम उदात्तीकरण अपनी चित्तवृत्तियों का कैसे कर सकते हैं, शुभ्र चेतना कैसे जागृत हो सकती है। तो स्वर्ण धूल में, स्वर्ण किरण में, रजत शिखर में, सौवर्ण में, अतिमा में, उत्तरा में बहुत सारी काव्य कृतियाँ उनकी, शिल्पी में कुछ नाट्य कृतियाँ भी हैं, ज़्यादातर काव्य कृतियाँ हैं। ये अरविंदमय। दूसरे व्यक्ति जो अरविंद जी से काफ़ी कुछ उनके दर्शन से प्रेरित प्रभावित हुए अपने उत्तरवर्ती काव्य में, वह हैं रामधारी सिंह दिनकर। उनके एक बड़ी प्रसिद्ध कृति है जिसमें उन्होंने अरविंद दर्शन की खास तौर से मुख्य मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए चेतना की शिखा नामक ग्रंथ की रचना की। और उसमें वे आज की चेतना जो भौतिकवाद से प्रेरित है, एक और फ्राइड हैं, जुंग हैं, एडलर हैं, जो मनोवेत्ता कहलाते हैं, दूसरी ओर डार्विन और स्पेंसर की परंपरा है, और तीसरी ओर विकास परंपरा जो सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट या एंथ्रोपोलॉजिकल डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं। इन तीनों का तुलनात्मक मूल्यांकन करते हैं। फ्राइड ने बड़ा क्रांतिकारी काम किया, लेकिन मानवीय आस्थाओं पर प्रहार करते हुए उसने मनुष्य को नरक के द्वार पर पहुंचा दिया। यह कह दिया कि मनुष्य का प्रत्येक कार्यकलाप यौन प्रेरित है, यौन दमन से प्रेरित है, यौन वृत्ति के अलावा कुछ है ही नहीं, वो सब कुछ नारी की स्थिति में है। हमारे यहाँ भी काम को महत्व दिया गया है। पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म अर्थ के बाद काम ही है, और गीता तक में कहा गया कामस्तदग्रे, सबसे पहले काम आता है। धर्मा विरुद्ध कामों से भरतर्षभ, मैं काम हूँ लेकिन धर्म का अविरोधी काम हूँ। जो धर्म का प्रेरक और पोषक होता है वो काम हूँ। उस काम और कामना को उसने केवल ऐन्द्रिय जन्य भोग में सीमित कर दिया, और इस तरह मनुष्यता का आधा पतन, जिसको अमानवीयता कहते हैं, डिह्यूमनाइजेशन कहते हैं, उस लेवल पर पहुंचा दिया। तो उसका खंडन करते हुए बड़े अच्छे ढंग से दिनकर जी ने संस्कृत के 4 अध्याय में भी एक अध्याय उन्होंने महर्षि अरविंद पर दिया है, अपनी डायरी में भी उसका उल्लेख किया है। तो बहुत संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि दिनकर जी पर भी उनके परवर्ती जीवन में अरविंद का काफ़ी प्रभाव रहा। तीसरा महत्वपूर्ण काम किया है विद्यावती कोकिल जी ने, जो पांडिचेरी आश्रम में रह भी रही थी, और सावित्री का उन्होंने हिंदी पद्यानुवाद किया है। उनका महाकाव्य, उस काव्य का अनुवाद करना सरल नहीं है, उस काव्य को समझना भी सरल नहीं है। उसके गूढ़ार्थ को, उसकी प्रतीकात्मकता को, मिथ के ऊपर बहुत सूक्ष्म संकेत उस काव्य में है। वही जान सकता है, तुम्हें जाने जो देव जलाई, जानत तुम्हें हो जाई। जो उसका सचमुच विषयानुसार नहीं विषयी बन जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ उसको समझने का प्रयास किया। चौथे रूपनारायण त्रिपाठी जो प्रयोगवाद के कवि थे, लेकिन अरविंद आश्रम में जाकर बाद में वे अपने प्रयोग और इस युगबोध को भूल करके उसी चेतना में खो गए थे। ऐसे स्फुट रूप से बहुत सारे कवि लेखक हैं। बहरहाल कहने का तात्पर्य है कि हिंदी से महर्षि अरविंद और उनके दर्शन का गहरा प्रभाव है। अब दूसरा बिंदु है हिंदी का। बहुत संक्षेप में, हिंदी जगत तो लगभग 1500 वर्ष पुरानी भाषा, पूरे विश्व में लगभग 1 अरब 30 करोड़ के बीच बोली जाने वाली भाषा, उत्तर भारत के 11 राज्यों की मातृभाषा, इसके अलावा भारत के विभिन्न राज्यों में जो जिनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, हिंदी भी है, उन सब के बीच प्रचलित। तो अब कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कोई राज्य निखालिस अहिंदी भाषी हो, हिंदीतर भाषी हो। सुविधा के लिए लोग कह देते हैं, लेकिन बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना, ये 4 जो भाषा की क्रियाएं होती हैं, इनमें किसी न किसी से हर देश नागरिक का किसी न में संबंध है। ऐसी व्यापक भाषा, इसका आरंभ जो आज का इतिहास कह रहा है, सरहपाद और दूहा कोश, जिनको सिद्ध साहित्य, सिद्ध काव्य कहा जाता है, माने 7वीं शताब्दी। और विचार कीजिए मित्रों, 7वीं शताब्दी से आज 1500 वर्ष माने 1500 वर्ष लगभग पूरे हो गए। भारत सरकार के एक निर्णय के अनुसार जिस भाषा के 1500 पूरे हो जाते हैं, उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है। भारत में संस्कृत को, तमिल को, कन्नड़ को, तेलुगु को, मलयालम को,
और उड़िया को ये क्लासिकल लैंग्वेज की पदवी मिल चुकी है। मेरा आग्रह है, आप सबसे भी वही आग्रह है कि हम आवाज़ उठाएं कि हिंदी को भी क्लासिकल लैंग्वेज की संज्ञा प्रदान की जाए। दूसरी समस्या उसके सामने है कि इतनी व्याप्ति के बावजूद 70 वर्ष से ज़्यादा हो गए जब उसको राजभाषा का पद दिया गया था, लेकिन बीच बीच में संशोधन लगाए जाते रहे और आज स्थिति यह है कि पूरे देश के सारे राज्य सर्वसम्मत से अगर नहीं मानेंगे तो राजभाषा नहीं होगी। और वस्तुस्थिति यह है कि इस भारत में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनकी राजभाषा अंग्रेजी है, वे तो नहीं ही मानेंगे। अगर अकेला नागालैंड कह देगा कि हम हिंदी को नहीं मानते तो बाकी 27 राज्यों के कहने से भी वो राजभाषा नहीं बनेगी। मेरा कहना यह है कि असंसदीय है, यह अव्यवहारिक है और यह गलत है। संविधान में और संसद में निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं, सर्वसम्मति के आधार पर नहीं होते। संभव ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो इसका निराकरण यह है कि आप इन सारे राज्यों से अलग अलग पूछ लें, जो चाहें उसको ना अपनाएं, जो चाहें उसको अपनाएं, और बहुमत से अगर अपना लेते हैं तो अब तक जो अनंत काल के लिए स्थगित कर दिया गया है इस अनुच्छेद को, उसको वापस लें और उसको पूर्ण रूप से मुकम्मल राजभाषा घोषित कर दें। तीसरा एक बहुत बड़ा संकट इस समय विद्यमान है, हिंदी अकेले खड़ी बोली नहीं है। ये तो 200 वर्षों की भाषा है और हिंदी 1500 वर्षों की भाषा है। इसमें 20-21 बड़ी महत्वपूर्ण विभाषाएं हैं जिनको जनपदी बोली कहते हैं, जिसमें ब्रज है, अवधी है, बुंदेलखंडी है, भोजपुरी है, राजस्थानी है, मैथिली भी यहाँ तक हमारे ही साथ थी। ऐसी बड़ी समृद्ध भाषाएं हैं। इन भाषाओं को, विभाषाओं को जब यथोचित स्थान नहीं मिलता और थोड़ा कभी कभी प्रलोभन आ जाता है कि अगर हम अलग बोली हो जाएंगे तो हमारे लिए अलग से पुरस्कार साहित्य अकादमी में मिलने लग जाएगा, लोग विघटन की मांग करने लगे। राजस्थानी भी कहती है कि हमें 8वीं सूची में अलग जगह दो, भोजपुरी भी कहती है अलग स्थान दो। इधर आप रेखा छत्तीसगढ़ी, वहाँ की राजभाषा हो गई है, वो भी पृथकतावाद के प्रभाव में है। कुमाऊनियों गढ़वाली की भी यही स्थिति होगी। अगर एक दिन ब्रज और अवधी ने भी ही आवाज़ उठा दी तो हिंदी क्या रह जाएगी? तब सूर और तुलसी हमारे कभी नहीं होंगे, दूसरी भाषाओं के हो जाएंगे। तो इस विघटन को रोकने की बड़ी ज़रूरत है और उसका तरीका ये है कि इन बोलियों में छिपे हुए जो साहित्यकार, रचनाकार हैं उनको महत्व दें, पाठ्यक्रमों में, इतिहास में उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करें, उनके साहित्य को प्रकाशित करके आगे लाएं। तो अगर उनको यथोचित सम्मान स्थान मिल जाएगा तो विभाजन की बात नहीं करेंगे। घर में जब झगड़ा होता है तो बहू जी अलग कोठरी में भले रह ले, संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती। यही विघटन की मनोवृत्ति है, उसको संभालने की आवश्यकता है। आज हिंदी के सामने समस्या यह है, नई पीढ़ी के लिए उनको लगता है कि इसमें हमें रोजगार नहीं मिलेगा, अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। उसका भी विधान बनाया जा चुका है, जिसको व्यावसायिक हिंदी कहते हैं, प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं, कामकाजी हिंदी कहते हैं, कार्यालयी हिंदी कहते हैं, राजभाषा हिंदी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे रूप हैं। अगर उनका विधिवत प्रशिक्षण दे दिया जाए, उसमें बहुत तरह के रोजगार हैं, अनुवाद का रोजगार है, और उसके बहुत सारे भेद प्रभेद हैं, उन सब में नहीं जाएंगे। पत्रकारिता, जनसंचार के बहुत भेद रूप हैं। ऐसे ही रूपांतरण कला के, संभाषण कला के, मीडिया लेखन के, पटकथा लेखन के, कोशकारिता, लेक्सोलॉजी माने डिक्शनरी बनाने की जो कला है, कंप्यूटरीकरण के, न जाने कितने व्यवसाय खोजे गए हैं जिनकी संख्या 2 दर्जन के ऊपर है। बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई हैं और ये पाठ्यक्रम भी बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने चला दिए हैं। इसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। हिंदी भाषा और साहित्य एक ओर तो जीवन मूल्यों का संवर्धन करने के लिए, दूसरी ओर बाजार मूल्य से यानी आजीविका से, यानी उनके कैरियर से जोड़ने की आवश्यकता है। तब नई पीढ़ी के मनोविज्ञान को हम बदल सकेंगे और इसके विकास को मुकम्मल कर सकें। आवश्यकता है इसके इतिहास का भी पुनर्लेखन किया जाए, हिंदी का काव्यशास्त्र बनाया जाए, हिंदी में रचनात्मक लेखन का प्रशिक्षण दिया जाए। आजकल सब स्वयंभू कवि और लेखक हो गए हैं, इसलिए छंद आता हो ना आता हो, शब्द ज्ञान हो ना हो, विषय की जानकारी हो ना हो, चूँकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, इसलिए रचनाओं का एक बहुत घना भयानक जंगल चारों तरफ दिखाई देता है, जिसमें अच्छी रचनाएं दब गई हैं। और उसका कुपरिणाम ये हुआ है कि पाठकीयता कम हो गई है, प्रकाशकों का संकट पैदा हो गया है।
और पुरस्कारों की होड़ लग गई है, आपाधापी मची हुई है, शुद्ध साहित्य उससे प्रभावित हो रहा है, वो स्वाभिमानवश अपनी जगह बैठा हुआ है और प्रोपेगेंडिस्ट ऊपर पहुंच गए हैं। तो इनके भी निराकरण की आवश्यकता है। लोक साहित्य को बचाने की आवश्यकता है, बोलियों को बचाने की आवश्यकता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटरीकरण, यांत्रिकरण के बिना आज भाषा नहीं चल सकती। अभी 3-4 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट कुछ घंटों के लिए गिरा और पूरा संसार हिल गया। तो इतना प्रभावी है यंत्र, उस यंत्र के बिना भाषा भी नहीं बन पाएगी, तो उसे भी संभालने की आवश्यकता है। बहरहाल ऐसा हित चिंतन हम सबको मिलकर के करना है। लिपि को सुधारना है, उच्चारण को सुधारना है, वर्तनी को सुधारना है, जिसे मानकीकरण कहते हैं। विश्व भाषा की रक्षा करनी है। मैं तो एक एक बिंदु लेकर भाग रहा हूँ, हिंदी के बहुत सारे पक्ष हैं, केवल आपको याद दिला रहा हूँ, बाकी आप सबसे पूरी तरह से अवगत हैं। और विकसित भारत का सपना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस दिशा में जो प्रयास चल रहा है, उसको समझने की आवश्यकता है। आज यह जरूरी है कि भारत को विकसित करने के लिए इस देश को हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएं, परिवार को संगठित करें। यहाँ जो परिवारवाद चल रहा है उससे सत्ता को मुक्त कराएं। जो उपेक्षित राज्य थे आज तक, खास तौर से पूर्वोत्तर भारत, वहाँ भी विकास की रेखा, विकास की किरणें पहुँचाएं। उसी तरह से किसान और मजदूर जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको एक सम्मानित आर्थिक स्तर प्रदान करें, जिससे वे अपने को और अपने जीवन को सुविधापूर्वक परिचालित कर सकें। आवागमन की सुविधाएं जो देश में बढ़ाई गई हैं, सड़कों के माध्यम से, वर्ल्ड वाइड स्टेशन, रेलवे स्टेशन और गाड़ियों के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, वो सब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर उस दिशा में पिछले इन 14-15 वर्षों में जो विकास हुआ है उसको पहुंचाने की आवश्यकता है। ऐसे ही अमृतोत्सव के अंतर्गत जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, नारी शक्ति का, उसका जो सशक्तिकरण किया जाना है, आरक्षण देने का जो प्रयास किया गया है, 317 और कश्मीर की समस्या जो हल की गई है, जो 3 तलाक की समस्या हल की गई है, ऐसे ही समान नागरिक संहिता की जो बात की जा रही है उसको समझने की आवश्यकता है। यह भी आवश्यकता है कि मिलिट्री सुरक्षा व्यवस्था को और समुन्नत किया जाए। इधर आप देख रहे हैं जम्मू में जो उत्पात मचा हुआ है, आतंकवाद खत्म हो जाता है फिर सिर उठाता है, रक्त बीज की तरह बढ़ता चला जा रहा है। तो सैनिक कार्रवाई की आवश्यकता है, अग्निवीरों को और बढ़ाने की आवश्यकता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो ने जो चमत्कार दिखाए हैं, मंगलयान द्वारा, चंद्रयान द्वारा, और जो निरंतर प्रयोग होते जा रहे हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। बिजली या ऊर्जा का जो संकट देश में था, उसका जो समाधान किया गया है, सोलर एनर्जी घर घर में व्याप्त हो रही है, उससे प्रदूषण की समस्या भी हट रही है। इसी तरह से पर्यटन स्थलों का जो विकास किया गया है, सबका साथ सबका विकास करते हुए जो सामाजिक सौहार्द पैदा किया गया, जन औषधियों की जो व्यवस्था की जा रही है, खेलों का जो विकास हुआ है, इतिहास के पुनर्लेखन की जो योजना चल रही है, उद्योगों का और निवेशों का, विदेशी कंपनियों का जो निवेश निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है, उसी तरह से कौशल विकास की जो योजना बनी, आज जीएसटी की जो राजस्व वृद्धि हर राज्य में आपको दिखाई दे रही है, राष्ट्रीय संस्कृति को स्थापित करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, कुल मिलाकर जिसको सर्वांगीण विकास कहते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तो सर्वांगीण विकास की दिशा में भारत ने विगत वर्षों में जो उन्नति की है, ये विचार करने की आवश्यकता है कि उसमें हमारी सहभागिता क्या होगी। केवल एक किनारे बैठकर नेगेटिविज्म, नकारात्मक प्रेरित टिप्पणियाँ करते रहना, भुनभुनाते रहना, या सकारात्मक सोच के साथ उसका कोई विधेयात्मक समाधान निकालना और अलग से पहचान बनाना कि इस विकास में साहित्यकारों की भूमिका है, उस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।